हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा एक्सरसाइज 11.1 के लिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अर्थमेटिक्स पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा। तो अर्थमेटिक में हम क्या पढ़ते थे, जो हमें नंबर होते थे वो फिक्स्ड होते थे। अलजेब्रा में क्या होगा कि हम एक रूल फाइंड आउट करेंगे। रूल कैसा, जैसे हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। इस तरह से अगर हमसे कोई 100 पेंसिल पूछे 100 पेंसिल की कीमत कितनी है, तो हमारे पास एक रूल होगा, वहां पे हम 100 को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और हमें रेट निकल के आ जाएगा। तो यही अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा में पहला हमारा टॉपिक रहेगा मैच स्टिक पैटर्न। माचिस की तीलियों से हम कुछ पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक ट्राइंगल से। हमने ले लिया एक ये ट्राइंगल, ये हमने एक तीली रखी माचिस की, एक हमने ये माचिस की तीली रखी और हमने एक ये माचिस की तीली रखी। तो यहाँ पे हमने 3 मैच स्टिक्स रखी, तब हमें जाके एक ट्राइंगल मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्राइंगल मैच स्टिक्स। एक ट्राइंगल बनाना है तो कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत है, 3 की। इस तरह से अगर हमें 2 ट्राइंगल बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 3 इधर है 3 इधर है, 6 की, यानी कि 3 × 2। सिमिलरली अगर हमें 3 ट्राइंगल बनाने हैं तो हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। और इसी तरह से अगर हमने 10 ट्राइंगल बनाने हैं, 10 ट्राइंगल्स, तो 3 × 10 यानी कि 30 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बना लेते हैं रूल। रूल हमने क्या बनाया कि अगर हमें n ट्राइंगल दे रखे हैं तो n ट्राइंगल के लिए कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 3 × n, जो कि आ जाएगा 3n। तो ये हमारा रूल हो गया। अब यहाँ पे रूल क्या हुआ कि n की जगह पर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें 20 ट्राइंगल बनाने हैं तो यहाँ पे हमें 20 पुट करना है, यहाँ पे 20 पुट करेंगे, 20 3 ज़ा 60, तो 60 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम n की वैल्यू बदलते जाएंगे। n हमने अगर 5 रखा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। n अगर हमने 10 रखा तो ये 30 आ जाएगा। इस तरह से आता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो n है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ये वेरी कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल कहाँ से आया है, वेरी से। वेरी करना, चेंज होना, यानी वेरी मतलब चेंज। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 मैच स्टिक से एक एल बनाते हैं। ये इस तरह से हमने एल बनाया, ठीक है। और अगर हमने एक एल बनाया तो यहाँ पे एल मैच स्टिक्स, एक एल के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी, 1 2 की जरूरत पड़ी। इसी तरह से अगर हम 2 बना लें इस तरह से, तो यहाँ पे 2L के लिए हमें 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी। इसी तरह से अगर हम 3L बना लें तो यहाँ पे 3 3 × 2, इसमें कितने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 6 की जरूरत पड़ी। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इधर हम 3 लिखेंगे, क्योंकि जो वेरी कर रहा है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। इस तरह से अगर हमने 10L बनाने हैं तो क्या लिखेंगे हम, 2 × 10 विच इज 20 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम रूल बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं m हमने लिख लिया 2 × m 2m। तो ये हमारा रूल आ गया। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना m, ये हमारा a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने n लिया है, यहाँ पे हमने m लिया है। आप जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में तो कहीं पे t लेगा, कहीं पे s लेगा, कहीं पे v लेगा, कहीं पे u लेगा। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये रूल जो है सिर्फ मैच स्टिक्स के लिए बनाया जा सकता है, ये सबके लिए बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक पेन खरीदा, उसकी कीमत है ₹5। अब अगर हमने 2 पेन खरीदे तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, ₹5 × 10, यानी कि 5 × 2 यानी कि ₹10। और 3 पेन खरीदे तो ₹5 × 3, तो 15 हो जाएगा। इस तरह से अगर हमने 10 पेन खरीदे तो 10 पेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ₹5 × 10, जो कि आ जाएगा ₹50। इस तरह से हम रूल बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं t, तो
टी पेन जब खरीदे हमने तो कितने रुपए हमें देने पड़े, 5 इंटू टी, यानी कि ₹5T। तो ये हमारा एक रूल बन गया। अब यहाँ पे अगर हमें 20 पेन चाहिए हैं तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पर सिर्फ 20 पुट कर देंगे और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 20 पेन की कीमत पता चल जाएगी। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर 11.1। इंट्रोडक्शन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम एक रूल फाइंड आउट करें कि हमें कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी इस तरह के टी बनाने के लिए। यानी अगर हमें 10 टी बनाना है तो कितनी की जरूरत पड़ेगी, 15 टी बनाने हैं तो कितने मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, इस तरह का हमें रूल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम ए वाला पार्ट अगर करें तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं, यहाँ पे मैचस्टिक्स लिख लेते हैं। तो 1 टी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, एक ये और एक ये, यानी कि 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और इसी तरह से अगर हम 2 टी बनाएं तो हमें कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये हो गया और एक टी ये हो गया। तो यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, 2 2 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 3 टी बनाएं तो हमें कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 3, यानी कि यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 6 की। इस तरह से अगर हमें 10 टी बनाने हैं तो हम कितनी मैचस्टिक्स लेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20। और इसी तरह से हम जो है अगर n टी बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एन, जो कि आ जाएगा 2n। तो ये हमारा एक रूल बन गया। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमें मैचस्टिक्स मिलती रहेंगी। जैसे अगर हमने यहाँ पे 15 पुट किया तो 15 टी बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 15 2 जा 30। तो ये हमारा एक रूल हो गया। अब यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। ए के लिए हमारा क्या आएगा, 2n। अब यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये एक टी को बनाने के लिए जितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी है वो है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक जेड बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, 1 2 3 की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे बी के लिए जो रूल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 था अब यहाँ पे 3n हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सी की बात करें तो यू बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, 1 2 3 की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे भी ये 3n हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे डी के लिए यही रूल हो जाएगा 2n, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। ई के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे ई के लिए लिख देंगे 5n। उसके बाद में आता है एफ के लिए कितनी जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे n लिख देंगे। जी के लिए कितनी जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे जी के लिए हो जाएगा 6n। तो ये हमारा एक रूल हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एंड एफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग पहले से एल सी एफ के लिए पैटर्न जानते हैं। आगे कहता है सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन एबव, यानी जो हमने क्वेश्चन 1 किया था उसकी बात कर रहा है। गिव अस द सेम रूल दैट गिव्स बाई एल। तो यहाँ पे कहता है कि जो क्वेश्चन 1 में रूल दे रखे हैं, अगर हम एल का रूल फाइंड आउट करें तो वो एल के रूल के सेम हैं। आगे कहता है विच आर दीज, तो हमें वो बताने हैं कि वो कौन है। वाई डज दिस हैपन, और ये भी बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एल देखो, ये एल है ना, सॉल्यूशन डाल लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम एल के लिए रूल देखें तो जैसे यहाँ पे ये हमने एल बनाया और ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे एक एल बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक एल बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। 2 एल बनाना है तो कितने मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 2 इंटू 2। 3 के लिए 2 इंटू 3 और 4 के लिए 2 इंटू 4। तो इस तरह से अगर हम रूल देखें तो इसका क्या आ रहा है, n 2 इंटू एन। ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 6, ये हमारा 8 और ये 2n।
तो जो रूल आया है वो 2n आया है। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन 1 में कहाँ कहाँ 2n आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 1 है जो कि हमने कल किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2n है और ये 2n है, तो कौन कौन सा है, a और d। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर में a एंड d पार्ट। ए और डी पार्ट का रूल जो है सेम है एल की तरह। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये एल है, एल को बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो टी को बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, वी को बनाने के लिए भी हमें 2 मैचस्टिक्स की ही जरूरत पड़ी। तो यही रीजन हमारा होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ही जैसा रूल आया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिकॉज the number of matchsticks required in each of them is 2। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। सिपाही जो है वो परेड में मार्च कर रहे हैं। आगे कहता है कि देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक रो में 5 कैडेट्स होते हैं। कैडेट्स कैसे चलते हैं, हमारे यहाँ पे लाइनें होती हैं जैसे ये इस तरह से, ठीक है, और हर लाइन में कैडेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि एक लाइन में 5 हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया इस तरह से हैं, ये हैं इस तरह से, ठीक है। ये रो 1 मान लेते हैं, ये रो 2 मान लेते हैं। आगे कहता है कि व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। तो हमें रूल फाइंड आउट करना है जिससे हमें कैडेट्स के नंबर मिल जाएं। गिवन द नंबर ऑफ रोज, यानी कि अगर हम जैसे 2 रो की बात करें तो हमें तुरंत पता चल जाए कि 2 रो में कितने कैडेट्स होंगे। इस तरह से अगर हमें 10 रो दी जाए तो हम 10 रो से पता कर पाए कि कितने कैडेट्स हैं। आगे कहता है कि यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो के लिए हमें n को लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया रो और यहाँ पे लिख लिए कैडेट्स, कितने कैडेट्स चाहिए हैं। तो अब एक रो के लिए कितने कैडेट्स हैं, एक रो में 5 कैडेट्स हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 2 रो में कितने कैडेट्स हो जाएंगे, 5 × 2 यानी कि 10। 3 रो में कितने हो जाएंगे, 5 × 3 यानी कि 15। इस तरह से अगर हम 10 रो देखें तो 5 × 10 = 50 आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हमें यहाँ पे रो के लिए क्या यूज करना है, n। तो यहाँ पे हम रूल बना सकते हैं कि n रो के लिए कितने कैडेट्स होंगे, 5 × n, ये हो जाएगा 5n। तो अब यहाँ पे हम n की वैल्यू कोई भी पुट करें तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 5n। 5n का मतलब ये नहीं है कि n जैसे हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे 51 आ जाए। ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये कुछ मल्टीप्लाई वाला बना नहीं है, लेकिन इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। जैसे अगर हमें n अगर 100 दे रखा है, 100 रो में कितने लोग होंगे, 5 × 100 यानी 500, ठीक है। तो ये तो हम समझ लिए। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी दे रखी है, n। आगे कहते हैं कि कैडेट्स इन ईच रो, एक रो में कैडेट्स कितने हैं, 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स = 5n। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स 5n आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n है, ये भी n के टर्म में है, तो इसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, हमें उसके लिए नंबर ऑफ कैडेट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, मैंगोज 50 हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेज। यानी अगर हमें नंबर ऑफ बॉक्सेज दे रखे हैं तो हम उससे डायरेक्टली मैंगोज किस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक मैंगो का बॉक्स है
तो 50 हैं उसमें। इस तरह से अगर 2 मैंगो के बॉक्स हों तो यहाँ पे भी तो 50 होंगे, तो 100 हो जाएंगे मैंगो। तो यहाँ पे अगर हम इस रूल को देखें तो किस तरह से ये आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं मैंगोज। तो यहाँ पे एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, 2 बॉक्स में कितने हो जाएंगे 50 इंटू 2 जो कि आ जाएगा 100, और 3 बॉक्स में कितने हो जाएंगे 50 इंटू 3 150, 4 बॉक्स में 50 इंटू 4 200। इस तरह से अगर 100 बॉक्स दे रखे हैं तो 50 इंटू 10 हो जाएगा, सॉरी 10 बॉक्स अगर दे रखे हैं तो 50 इंटू 10 हो जाएगा, और ये आएगा 500। तो यानी 10 बॉक्स में 500 मैंगोज होंगे। तो इस तरह से हम रूल बना सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें बोल रखा है कि नंबर ऑफ बॉक्स के लिए हमें बी लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी। तो अगर बी बॉक्स हैं, बी हमारा क्या एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे कितने मैंगोज आएंगे 50 इंटू बी जो कि आ जाएगा 50 बी। यानी बी को अगर हम 5 पुट करें, 2 पुट करें, 100 पुट करें, 1000 पुट करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस से हम नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा रूल। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, वो हमें क्या दे रखा है बी। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज इन आ बॉक्स। तो एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल्स टू 50 बी। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इतने आ जाएंगे। ठीक है, इसी से अगर कोई पूछे कि 10 बॉक्स में कितने मैंगो होंगे, तो हम यहाँ पे बी की जगह पर 10 रखेंगे, यहाँ पे बी की जगह पर 10 रखेंगे, ये हमारा 50 इंटू 10 यानी कि 500 आ जाएगा। तो 10 बॉक्स में 500 मैंगोज होंगे। ये हमारा आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। टीचर ने जो है डिस्ट्रीब्यूट की यानी कि क्लास में पेंसिल्स बांटी और हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स दी। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड। तो क्या हम बता सकते हैं कि हमें कितनी पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम एस यूज करें तो हमें कितनी पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट को बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं पेंसिल्स। तो एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स दी हैं 5 पेंसिल्स। तो 2 स्टूडेंट अगर है तो कितनी पेंसिल जाएंगी 5 इंटू 2 यानी कि 10, और 3 स्टूडेंट्स हैं तो कितनी पेंसिल जाएंगी 5 इंटू 3 यानी कि 15। इस तरह से अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो कितनी पेंसिल्स जाएंगी 5 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 25 यानी कि 250। तो इस तरह से हम एक रूल डायरेक्ट बना सकते हैं कि अगर एस स्टूडेंट हैं तो कितनी पेंसिल जाएंगी 5 इंटू एस यानी कि 5s। तो ये हमारा एक रूल बन गया। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कितने एस। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स टू ईच स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट को कितना पेंसिल दी है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो हर एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट की हैं 5 पेंसिल। अब यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड इज इक्वल्स टू 5 इंटू एस जो कि आ जाएगा 5s। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एस में दे रखे हैं तो 5s पेंसिल्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक वर्ड है जो 1 किलोमीटर 1 मिनट में फ्लाई कर सकती है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स।
तो यहाँ पे कहता है कि क्या हम एक्सप्रेस कर पाएंगे कि वर्ड जो है वो कितने मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर पा रही है। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम टाइम और यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस जो कि वर्ड कवर कर रही है। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1 किलोमीटर। यहाँ पे 1 किलोमीटर ऊपर ही लिख लेते हैं। तो 2 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 इंटू 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर। और 3 मिनट्स में 1 इंटू 3 यानी कि 3 किलोमीटर। और इस तरह से अगर हम देखें तो 10 मिनट्स में कितना कवर कर लेगी? 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर हम रूल देखें तो टी मिनट्स में कितना कवर कर लेगी? 1 इंटू 2 टी इज इक्वल्स टू टी किलोमीटर। तो टी मिनट्स में टी किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। किस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे? टाइम टेकन बाय बर्ड। तो कितना है हमारा? टी मिनट्स। तो बर्ड्स द्वारा टाइम कितना लिया जाता है? टी मिनट्स। और 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करती है? यहाँ पे लिखेंगे कवर्ड डिस्टेंस इन 1 मिनट। तो वो कितना है? 1 किलोमीटर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा देयर फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टी मिनट्स। तो टी मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? टी किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राधा इज ड्राइंग आ डॉट रंगोली। और इसका मीनिंग दे रखा है कि रंगोली का मतलब क्या है? अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग डॉट्स। तो ये एक हमारा सुंदर पैटर्न होता है जो कि डॉट्स को ज्वाइन करता है। तो ये डॉट रंगोली बना किससे रही है? विद चॉक पाउडर। चॉक पाउडर से बना रही है। सी हैज 9 डॉट्स इन आ रो। तो एक रो में जो है वो 9 डॉट्स हैं। जैसे हम यहाँ पे रो बना लेते हैं तो इसमें कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे कहता है कि हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। ये एक रो में अगर 9 है तो अगर आर रो है तो उसमें कितने डॉट्स होंगे? आगे कहता है कि हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। और फिर हमसे कह रहा है कि अगर 8 रो हैं तो कितने डॉट्स होंगे? और आगे कहता है कि इफ देयर आर 10 रोज। और अगर 10 रो हैं तो कितने डॉट्स होंगे? तो पहले तो हमें रूल फाइंड आउट करना है आर के टर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं रो और यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट्स। तो एक रो में कितने डॉट्स हैं? 9। तो 2 रो में कितने डॉट्स हो जाएंगे? 9 इंटू 2 और ये क्या आ जाएगा? 18। इस तरह से 3 रो में कितने डॉट्स हो जाएंगे? 9 इंटू 3 ये आ जाएगा 27। 4 रो में कितने डॉट्स होंगे? 9 इंटू 4 ये आ जाएगा 36। इस तरह से अगर हमारे यहाँ पे 10 रो हैं तो 9 इंटू 10 आ जाएगा जो कि 90 हो जाएगा। इस तरह से अगर आर रो हैं तो आर का मतलब हुआ 9 इंटू आर जो कि हमारा 9 आर आ जाएगा। तो आर रो के लिए 9 आर डॉट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे? नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो। हर एक रो में कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं? 9। और नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो कितनी दे रखी है हमें? आर, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है। आगे कहता है कि नंबर ऑफ डॉट्स इन आर, आर यानी रो, ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 इंटू आर यानी कि 9 आर आ जाएगा। तो ये आर रो के लिए तो 9 आर हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि 8 रो के लिए कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रो। 8 रो में कितना हो जाएगा? 9 इंटू आर की जगह पर हम 8 पुट कर देंगे। 9 8 जा
72, तो 72 डॉट्स आ जाएंगे। इस तरह से नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रो, तो 10 रो के लिए कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 यानी कि 90 डॉट्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला जो है वो 4 साल राधा से छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज। टेक राधाज एज टू बी x ईयर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले राधा और यहाँ पे लिख लेते हैं लीला। अब यहाँ पे लीला जो है वो राधा से 4 साल छोटी है। अब ऐसे समझो, अगर राधा जो है वो 8 ईयर की है तो लीला कितने साल की होगी, 4 ईयर्स की, यानी 8 में से हमने 4 माइनस कर दिया। इस तरह से अगर राधा 10 ईयर्स की है तो लीला कितने साल की होगी, 10 में से 4 माइनस कर देंगे यानी कि 6 ईयर्स की। इस तरह से अगर ये 15 ईयर की है राधा तो लीला कितने साल की होगी, 15 में से 4 यानी कि 11 ईयर की। तो इस तरह से अगर हमने राधा को x मान लिया, चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि राधा की एज को हम x कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको x मान लें, अभी तक हम क्या किए थे, यहाँ पे 8 माइनस 4, ये जो 4 आया ये हमारा क्या है 8 माइनस 4, ये जो 6 आया ये हमारा क्या है 10 माइनस 4, ये जो 11 आया ये क्या है हमारा 15 माइनस 4। तो इस तरह से लीला की एज x के टर्म में क्या आ जाएगी, x माइनस 4। तो अब हम यहाँ पे x कुछ भी रखें तो हमें यहाँ पे तुरंत लीला की एज पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन को भी ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राधाज एज इज इक्वल्स टू x ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लीलाज एज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस 4 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मदर हैज मेड लड्डूज। मदर ने जो है वो लड्डू बनाए हैं। सी गिव्स सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। तो उसने कुछ लड्डू जो है वो गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को दे दिए। तो हम यहाँ पे इसे सोच लेते हैं कि ये हमारी टोकरी है जिसके अंदर लड्डू रखे हैं जो टोटल लड्डू हैं। ठीक है, इसमें से जो है फैमिली मेंबर्स को और गेस्ट को कुछ लड्डू दे दिए, और वो कितने दिए हैं यहाँ पे आगे भी बताएगा। स्टिल 5 लड्डू रिमेन। तो यहाँ पे टोटल में से इतने लड्डू देने के बाद भी इसके पास कितने लड्डू बचे, 5, 1 2 3 4 5। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, यानी कि जो मदर ने लड्डू दे दिए वो कितने हैं, L। हमने मान लिया कि फैमिली और गेस्ट को L लड्डू दे दिए हैं। तो आगे कहता है कि हाउ मैनी लड्डू डिड शी मेक। तो उसने कितने लड्डू टोटल बनाए थे। अब यहाँ पे ये टोटल लड्डू थे। ठीक है, टोटल में से पहले L लड्डू जो है वो दे दिए, और जब L लड्डू दे दिए तो 5 लड्डू बचे। तो इसका मतलब टोटल लड्डू कितने बनाए होंगे, ये 5 प्लस L। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे L लड्डू दे दिए तो 5 बचे। अब अगर हम इनसे L लड्डू वापस ले लें तो इसके पास कितने लड्डू आ जाएंगे टोकरी में, ये 5 आ जाएंगे और ये L आ जाएंगे, तो 5 प्लस L आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे। तो कितने दिए, L। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लड्डूज मदर मेक। तो कितने लड्डू बनाए थे, L जो हमने इनसे वापस ले लिए और ये वाले 5, तो L प्लस 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे लड्डू नंबर ऑफ लड्डू जो है वो गेस्ट को 10 दिए हैं, ठीक है 10, तो कितने बनाए होंगे, 10 प्लस 5 यानी कि 15 लड्डू बनाए थे। इस तरह से अगर गेस्ट को हमने 25 लड्डू दे दिए तो कितने बनाए होंगे, 25 प्लस 5 यानी कि 30 लड्डू बनाए होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,
ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेज इनटू स्मॉलर बॉक्सेज। ऑरेंजेस रखे हैं किसी बड़े बॉक्स में, हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ऑरेंजेस रखे हैं और यहाँ से ये ट्रांसफर किया जा रहा है छोटे बॉक्स में। आगे क्या कहता है कि व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, यानी जब जो बड़ा वाला बॉक्स है ये खाली हो जाता है, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्सेज, इसको खाली किया जाता है और क्या किया जाता है कि इसके जो स्मॉलर बॉक्स हैं इन दो स्मॉलर बॉक्स को फिल कर दिया जाता है, यह दोनों फिल हो जाते हैं। आगे कहता है कि एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। अब यहाँ पे ये बड़ा वाला बॉक्स तो खाली कर दिया गया, अब बड़ा वाला बॉक्स खाली करके जो ऑरेंजेस थे वो छोटे बॉक्स में रखे गए और दोनों बॉक्स जब छोटे वाले भर गए तो 10 जो है ऑरेंजेस ये बच गए, रिमेन्स। आगे कहता है कि इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स। अब ये जो स्मॉल बॉक्स है अगर इसमें एक्स ले लिया जाए जो ऑरेंज है तो यहाँ पे भी एक्स होगा क्योंकि ये जो स्मॉल बॉक्स हैं ये एक ही जैसे हैं। आगे कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स, तो पूछ रहा है कि इस बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंज थे। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें ऑरेंजेस हैं, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि कितने हैं। यहाँ पे छोटे वाले बॉक्स में 15 ऑरेंजेस रख दिए गए, इस छोटे वाले बॉक्स में 15 ऑरेंजेस रख दिए गए और 10 ऑरेंज जो हैं वो बच गए। तो अब ये जो टोटल ऑरेंज आए हैं ये कहाँ से आए हैं, इस बड़े वाले बॉक्स से आए हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछे कि बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंज थे तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 15 + 15 30, 30 + 10 40, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि हमें ये वेरिएबल दे रखा है x, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक x लेंगे, ये एक x लेंगे और ये जो 10 बचे हुए हैं इनको लेंगे। तो जो इस बड़े वाले बॉक्स में थे कितने थे, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x + 10, क्योंकि यहाँ पे x तो जुड़ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, लेकिन ये 10 को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारे टोटल ऑरेंजेस आ जाएंगे। अब इसको हमें आंसर में लिखना है तो किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन स्मॉल बॉक्स। तो कह रहा है कि एक स्मॉल बॉक्स में कितने हैं, x। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन टू स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे स्मॉल भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये एक स्मॉल बॉक्स में x है, इस स्मॉल बॉक्स में x है, तो दोनों स्मॉल बॉक्स में कितने होंगे, 2x। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम रिमेनिंग ऑरेंजेस, बचे कितने हैं, 10। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि बड़े वाले जो बॉक्स है ना उसमें कितने ऑरेंज थे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन दी लार्जर बॉक्स। तो इसमें कितने थे, यहाँ पे देखो इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें दो पार्ट्स हैं। पहला वाला पार्ट क्या कहता है, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर फिगर 11.6। यहाँ पे ये हमारा 11.6 एक फिगर दे रखा है जो कि मैचस्टिक से बना हुआ है, माचिस की तीलियों से बना हुआ है। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, टू नेबर स्क्वायर हैव अ कॉमन मैचस्टिक। जो अगर दो स्क्वायर हैं, ठीक है, तो वो सेपरेट नहीं है, यहाँ पे एक कॉमन मैचस्टिक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो स्क्वायर हैं, इसमें ये कॉमन मैचस्टिक है। आगे कहता है कि ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और हमें एक रूल बना के देना है कि हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट कर सकें अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स दे रखे हों। एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे कहे कि 10 स्क्वायर हैं तो उसमें कितनी मैचस्टिक जरूरत पड़ेगी,
तो हम उस रूल की मदद से हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा हमें रूल बनाना है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। तो यहाँ पे अगर एक स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4, तो 4 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे अगर हमने दो स्क्वायर लिए यानी 1 2 और इनको सेपरेट नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर के लिए 7 की जरूरत पड़ी और 3 स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 10 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। और इसी तरह से अगर हमें 4 स्क्वायर दे रखे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी अगर 4 दे रखा हो। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न मिल रहा है? जैसे यहाँ पे ये देखो 4 दे रखा है, अगर हम 4 में से 1 माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और अगर 7 में से 1 माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा? 6 बचेगा। और 6 क्या हम लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 1 माइनस करें तो ये 9 बचेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। और यहाँ पे अगर हम 1 माइनस करें तो ये क्या बचेगा? 12, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4। तो हमने क्या किया कि सब में से एक 1 माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया कि ये एक टेबल है 3 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अगर हमने सब में से 1 माइनस किया तो। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे हमने 1 माइनस किया तो हमें 3 का टेबल मिल गया। अब चूंकि हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे? सब में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये 3 + 1 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 2 जा 6 है तो 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 3 3 जा 9 है, 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 3 4 जा 12 है, इसीलिए यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसको हमने पहले इसीलिए इस तरह से लिखा ताकि हमें एक पैटर्न मिल जाए। तो अब यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो 3 होता है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ स्क्वायर n है तो हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 है ना तो यहाँ पे 4 था, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n होगा और इसको हम लिख सकते हैं 3n प्लस 1। तो यही हमारा रूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे इफ भी लगा देते हैं, इफ नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू n, देन द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। तो ये हमारा रूल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारा बी वाला पार्ट है। ये क्या कहता है कि फिगर 11.7 गिव्स अ मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे ये हमारा फिगर 11.7 है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं फिगर 11.7। तो ये हमारा एक मैच स्टिक्स पैटर्न दे रहा है जो कि ट्राइंगल बना रहा है एज इन एक्सरसाइज 11A। जैसा कि हमने 11A में देखा था, वहां पे क्या था? स्क्वायर बना रहा था। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो अभी जब हमने ए वाला पार्ट किया था तो वहां पे हमने क्या किया था? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट किए थे इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट करने इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हम टेबल बना लेते हैं। इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल में कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ती है? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और अगर दो ट्राइंगल हों, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, तो कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे 5 की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें 3 ट्राइंगल के लिए तो ये कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आएगा 7। और अगर 4 ट्राइंगल दे रखे हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें 9 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे हमने स्क्वायर वाले के लिए किया था, पैटर्न फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही देख सकते हैं। जैसे ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 7 दे रखा है। अगर हम सब में से 1 माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। और ये क्या बचेगा, ये 4 बचेगा यानी कि 2 इंटू 2 बचेगा। ये 6 बचेगा यानी कि 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। और यहाँ पे ये 8 बचेगा यानी 2 इंटू 4। अब यहाँ पे ये 2 है तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 4 है तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा। ये 2 3 जा 6 है, 6 में 1 ऐड करेंगे, ये 7 आ जाएगा। 2 4 जा 8 है, 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 है तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 है। ये 2 है, यहाँ पे 2 है। ये 3 है, यहाँ पे 3 है। ये 4 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n है तो हमारा पैटर्न क्या आएगा 2 इंटू n + 1, क्योंकि यहाँ पे ये 2 तो फिक्स आ रहा है तो ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, और 1 ये भी फिक्स है हमारा, तो ये भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये हमारा रूल आ जाएगा 2n + 1। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स is equals to n, then the number of matchsticks कितनी हो जाएंगी हमारी 2n + 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।